मेरे पति एक ट्रक ड्राइवर हैं और वह शहर में रहते हैं। मेरी उनसे शादी हुई करीब 1 महीने हो रहे हैं। मैं गांव में रहती हूँ। मेरे सास ससुर जेठानी और एक छोटी नंद है जो हम सब साथ में रहते हैं। वह इस बार जब गांव आएंगे तो मैं उन्हें बोलूँगी मुझे भी अपने साथ ले चलने। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं उनके बगैर एक दिन भी यहाँ नहीं रह सकती। जैसे तैसे करके मैंने कुछ दिन और काटे। सर्दियों का महीना चल रहा था और मुझे रहा नहीं जा रहा था। एक तो मेरी नई नई शादी, ऊपर से इतनी सर्दी। मुझे उनकी याद आती। यदि वह अभी जहाँ रहते तो मैं उनसे लिपट के सोती। बस 2 दिन के बाद वह गांव आने वाले हैं। मैं उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही शाम हुई और वह घर पहुँचे, मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मैं उनसे बात नहीं करूँगी। वह आए और आंगन में बैठकर सासुर से बातें करने लग गए। मैं चाय बना के अपनी छोटी ननद को कह दिया कि जाकर के अपने भैया और बाकी सभी लोगों को दे दे। नंद ने वैसा ही किया। मुझे लग रहा था उनकी निगाहें मुझे ढूंढ रही हैं, लेकिन मैं तो उनसे बहुत नाराज़ थी। इसलिए मैं खुद ही उनके पास नहीं गई, लेकिन मैं चुपके चुपके उन्हें देख रही थी। सास ससुर से और बाकी सभी लोगों से मिलकर जैसे वह कमरे के अंदर आए, उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैं पीछे घूम करके खड़ी थी। उन्होंने मेरे बाह पकड़कर मुझे अपनी ओर किया और अपने हाथों से मेरे चेहरे को जब ऊपर उठाया, मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, रज्जो, तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मेरी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, रज्जो, मुझे पता है नई नई शादी में ही मैं तुम्हें छोड़ के दूसरे शहर चला गया, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? नौकरी नहीं करूँगा तो रोज़ी रोटी कैसे चलेगी? मैंने गुस्से में कहा, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस बार मुझे भी अपने साथ ले जाना। मैं यहाँ तुम्हारे बगैर नहीं रहूँगी। रज्जो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। यह गांव है। यहाँ पर नई नई शादी करके बहरिया को घर में ही रहना पड़ता है। मर्द लोग बाहर कमाने जाते हैं। भैया तो यहाँ पर खेती करते हैं, इसलिए रह रहे हैं। बताओ, मैं भी यहाँ रहकर खेती करूँ? रज्जू ने कहा, हाँ, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। मोहन जी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। रज्जू, यहाँ बैठो। आओ चलो, यहाँ बिस्तर पर बैठो। मैं बिस्तर पर बैठ गई। मोहन जी ने कहा, रज्जो, अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है, कुछ साल हो जाने दो। उसके बाद मैं तुम्हें खुद ही अपने पास शहर ले चलूँगा और अपने साथ ही रखूँगा। रज्जू ने रोते हुए कहा, मोहन जी, मुझे एक रात तुम्हारे बगैर काटी नहीं जाती और तुम पूरे साल की बात करते हो। मुझे आपके साथ ही रहना है। मोहन जी, आप अपनी माँ बाबूजी से बातें कर लो, नहीं तो मैं खुद ही उनको बोल दूँगी कि मुझे मोहन जी के बगैर यहाँ नहीं रहना है। मुझे मायके पहुँचा दो। मेरा जो गुस्सा नहीं करते। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे समझाया, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। मुझे तो पति के साथ ही रहना था। मोहन जी समझाते हुए मुझे छेड़ने लगे। तुम्हें मेरी इतनी याद आती है? उन्होंने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और मेरे साड़ी का पल्लू हटा दिया। रज्जू, तुम तो हो ही इतनी खूबसूरत कि मैं भी तुम्हारे बगैर कहाँ रहना चाहता हूँ। वह ब्लाउज़ के बटन आगे से सारे खोल करके मुझे चूमने लगे। मोहन जी ने कहा, रज्जू, यह तुम्हारा यह गोरा बदन हर रोज़ मैं रात को याद करके ही सोता हूँ। रज्जू, तुम बहुत। मोहन जी ने अपने हाथों से दोनों दबाते हुए मुझे कहा, रज्जो, मैं माँ बाबूजी से बात करके देखता हूँ, उसके बाद तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। मैं भी तुम्हारे कोरे बदन के साथ हर रोज़ रात में खेलना चाहता हूँ, उन्हें निचोड़ना चाहता हूँ, चूमना चाहता हूँ। सच में आप सच कह रहे हो ना? रज्जो, मैं सुबह होते ही माँ बाबूजी से बातें करूँगा। ये सुनकर कि रज्जो खुशी से खिल उठी। मोहन ने रज्जो के एक एक करके सारे कपड़े उतार दिए, उसके गोरे बदन को बाहों में कस के खूब निचोड़ा। रज्जू यही चाहती थी। रज्जो इसी रात के लिए रोज़ तड़पती थी और यह सुख उसे शादी के बाद आज के रात को मिला है। दोनों थक करके सो गए। जब सुबह हुई तो मोहन ने अपने माँ बाबूजी से इस बारे में बात की। उसके माँ बाबूजी ने कहा, बेटा, तू बहू को शहर अपने साथ ले जाना चाहता है तो ले जा, हम मना नहीं करेंगे। वैसे भी बड़ी बहू और बड़ा बेटा तू यहाँ पर है ही हमारा ध्यान रखने के लिए, लेकिन तो बीच बीच में आते रहना। मोहन ने कहा, माँ बाबूजी, मैं तो आप लोग से मिलने आते रहूँगा। उसके बाद अगले दिन ही वह शहर रवाना हो गए। वह रात में अपने कमरे में पहुँचे। मोहन का एक दोस्त भी मोहन के साथ ही रहता था। वह जैसे कमरे में आया, मोहन ने कहा, भूपेंद्र, यह मेरी पत्नी रज्जू है। भूपेंद्र ने नमस्ते करके रज्जू का स्वागत किया। एक कमरा होने के कारण बहुत दिक्कत होती थी। रज्जू समझ नहीं पाई कि इस कमरे में हम तीनों कैसे रहेंगे। रज्जू से मोहन ने कहा, रज्जू, यहाँ कुछ दिन तो हमें साथ में ही रहना पड़ेगा। उसके बाद में नए किराए का मकान ले लूँगा। या किराए का मकान मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए थोड़ा समय लगेगा। रज्जू ने कहा, कोई बात नहीं, कुछ दिन तो हम रह ही सकते हैं। मैं आपके साथ रह रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 3 महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक नए किराए का मकान नहीं मिल पाया था और रात में मोहन रज्जो एक दूसरे को बाहों में भर करके ठीक से प्यार भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि भूपेंद्र भी उसी कमरे में दूसरे बिस्तर पर सोया रहता था। रज्जू ने देखा कि भूपेंद्र उसके पति से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और कम उम्र का भी है। वह भूपेंद्र से जब भी बातें करती तो उसकी बातें रज्जू को बहुत अच्छी लगती। भूपेंद्र जब भी बाहर जाता तो रज्जू के लिए खाने को कुछ ले आता।
रज्जो खुद भी खाती और उसे भी अपने हाथों से खिलाती। दोनों खूब बातें करते। मोहन ज़्यादातर गाड़ी चलाने को लेकर के बाहर में ही रहता। रज्जू का धीरे धीरे मन भूपेंद्र से लग गया। भूपेंद्र भी रज्जो से खूब घुल मिल गया। अब रज्जो नहीं चाहती थी कि मोहन जी किराए का मकान कहीं और ले, क्योंकि यदि किराए का मकान मोहन जी कहीं और लेते हैं तो भूपेंद्र से उसे अलग रहना पड़ेगा और वह भूपेंद्र के साथ ही रहना चाहती थी। मोहन जी एक दिन 3 दिनों के लिए दूसरे शहर गाड़ी चलाने गए थे और उन्होंने भूपेंद्र को कह दिया था, भूपेंद्र तू अपनी भाभी का ध्यान रखना। भूपेंद्र ने रज्जो को छेड़ते हुए कहा, रजो भाभी, मोहन भाई तो 3 दिनों के लिए बाहर गए, अब आपका मन कैसे लगेगा। रज्जो ने कहा, मोहन जी बाहर गए तो क्या हुआ, तुम तो हो। मेरा मन लगाने के लिए भूपेंद्र रज्जो की आंखों में आंखें डाल के देखने लगा। रात गहरी हो चुकी थी, कमरे में सन्नाटा था। उसने रज्जो को गोद में उठाया। भाभी आप तो बहुत खूबसूरत हो, भूपेंद्र ने कहा। रज्जू, भाभी जब मोहन आपके साथ कर रहा होता है तब आधी रात को करहानी दर्द की आवाज़ आपके कमरे में आने लगती है। पता है आपकी यह आवाज़ सुनकर मेरा कितना मन करता था। मैं तो अभी कुंवारा हूँ, मैं नहीं जान सकता। अभी तक देखा नहीं है, रज्जू ने कहा। तो फिर आज देख लो। मोहन तो 3 दिन के बाद आएंगे, भूपेंद्र ने कहा। मैं तो इसी दिन के इंतज़ार में था। सच कहूँ तो रज्जू, मैं तुम्हें बाहों में भरना चाहता हूँ। तुम्हारा यह सुडोल शरीर, उभरा हुआ सीना, पतली कमर में देख के मदहोश हो गया था। पहले दिन ही भूपेंद्र पीछे से उसके पीठ में हाथ लगाकर उसकी ब्रा खोल देता है और उसके सीने से अलग कर देता है। रज्जू भी भूपेंद्र को अपनी बाहों में भर लेती है। वह ऊपर से नीचे अपने गोरे बदन का सुख भूपेंद्र को देने लग गई और यह 3 दिनों तक सुबह शाम रात दिन लगातार चलते रहा। भूपेंद्र ने भी इन 3 दिनों की छुट्टी ले रखी थी। उसने रज्जू का गोरा बदन पूरी तरह निचोड़ा। इन 3 दिनों में उसने वह सुख होगा जो उससे पहले उसे नहीं मिला था। उसे अब इस सुख की आदत लग गई थी। 3 दिनों के बाद जब मोहन घर आया तो रज्जो से कहा, रज्जो पता है तो मुझे कितना याद आती थी, लगता था कब घर जाऊं और तुझे प्यार करूं। रज्जू मोहन के करीब बैठते हुए बोली, तो फिर करो ना मोहन। रज्जो को अपनी बाहों में भर लेता है। मोहन जब उसके कपड़े उतारने लगता है तो देखता कि उसकी छाती पर दांतों के काटने के निशान हैं। उसने रज्जू से कहा, रज्जू यह दांतों के निशान लगते हैं। यह सुनकर रज्जू घबरा जाती है और वह झट से कहती है, मोहन जी यह क्या कह रहे हो, क्या मुझ पर शक कर रहे हो। मैं आपको हर रोज़ रात में ही याद करती और अपने हाथों से ही यह निशान मैंने करके दे दिया है। मोहन ने कहा, रजो तू मुझे इतना याद करती थी कि तूने अपने सीने पर ही दर्द ले लिया। जब आप यहाँ नहीं थे तो एक एक रात आप मुझे याद आते रहे और मैं खुद से ही अपने आप को शांत किया। उसी के निशान मेरे शरीर पर जगह जगह पड़ गया है। मोहन ने यह सुनकर के रज्जू को चूमना शुरू किया और उसे बाहों में भर लिया। रज्जू ने भी मोहन को कुछ पता नहीं चलने दिया। जब अब मोहन शहर से बाहर जाता काम के सिलसिले में, अभी 1 सप्ताह के लिए तो कभी 10 दिनों के लिए, रज्जो और भूपेंद्र एक दूसरे को शारीरिक सुख देते और एक दूसरे को बाहों में भरकर खूब प्यार करते हैं। भूपेंद्र तो रज्जो के गोरे बदन को निचोड़ लेना चाहता था, उसे चूस लेना चाहता था और रज्जो को भूपेंद्र से ही करवाने में अब ज़्यादा सुख मिलने लगा था। वह भूपेंद्र की दीवानी होती जा रही थी। भूपेंद्र उसे बाहों में कस करके खूब प्यार करता। रजो अपनी खूबसूरती का खूब फ़ायदा उठाती। उसकी शारीरिक बनावट ऐसी थी कि कोई भी उसके हौसले पर मर मिटे। उसकी छाती के उभार इतने बाहर रहते थे कि किसी मर्दे की निगाह एकटक उसे निहारती रह जाए। वह जानबूझकर ब्लाउज़ छोटी और टाइट पहनती थी ताकि उसकी उभार बाहर रहे। वह अपने साड़ी का पल्लू हटा के चलती और इन सब की उसे आदत पड़ चुकी थी। रज्जो को अब शहर की हवा लग चुकी थी। वह एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे मर्द तक पहुंचने लग गई। उसे अलग अलग मर्दों का स्वाद लग गया था और वह अपने पल्लू को सीने से हटा के चलती, जिससे उसके घर में जो भी आता उसकी निगाहें रज्जो और उसके शरीर पर ही टिक जाती और वह रज्जो से धीरे धीरे चिपक के बैठता। रज्जो भी खुला दावत देती।